हे गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये विज़न की 25 मई की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। MEITY फॉर्मुलेट्स पॉलिसी पेपर ऑन सर्कुलर इकोनॉमी टू डील विद द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो गाइस, ये जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर होगी। देखो गाइस, क्या होता है मतलब कि सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब ये है कि हम अपना वेस्ट बिल्कुल मिनिमाइज़ कर सकें या बिल्कुल ज़ीरो कर सकें। ठीक है, तो सर्कुलर इकोनॉमी का यही मतलब होता है कि अगर जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको वापस क्या करो, या तो रिसाइकिल करो, रिकवर करो, इस तरह को हम सर्कुलर इकोनॉमी बोलते हैं। फाइन। अब क्या ये जो पेपर है इसका टाइटल है सर्कुलर इकोनॉमी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, जिसका एम यही है कि हम क्या कर सकें, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में स्पेशली सर्कुलर इकोनॉमी को एनकरेज कर सकें, ताकि हम क्या कर सकें, जो वेस्टेज है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से जो वेस्टेज आती है उसको या तो हम ज़ीरो कर सकें या फिर बहुत ही कम कर सकें इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल सेक्टर में। ठीक है, इंडिया अगर देखा जाए, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है आफ्टर द चाइना एंड USA, अगर हम ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 की रिपोर्ट देखें। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बता दिया था सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब यही होता है कि हम क्या कर, देखो सर्कुलर इकोनॉमी से हमें क्या सिग्निफिकेंस है या इसका एडवांटेज क्या है। सबसे पहले क्या, ये आपकी रिसोर्स सिक्योरिटी को एनहेंस करता है, बिकॉज आप उन्हीं जो सोर्सेज हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हो, मतलब आप रिसोर्स को ऑप्टिमाइज्ड वे में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो लॉस मतलब कि प्रीशियस और जो रेट, क्योंकि आपको देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स होती हैं उसमें काफ़ी प्रीशियस मेटल्स यूज़ होते हैं, इवन कि गोल्ड तक भी यूज़ होता है, वो अलग बात है, काफ़ी स्मॉल अमाउंट में होता है, तो उनका जो लॉस होता है हम उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, पोल्यूशन को एड्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ को एनहेंस कर सकते हैं और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं। फाइन। तो सर्कुलर इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल सिस्टम है जिसका एम ये है कि हमें क्या करना है, एक तरह का अल्टरनेटिव है टू हाईली एक्सट्रैक्टिव एंड रिसोर्स इंटेंसिव लीनियर इकोनॉमी प्रिंसिपल ऑफ मेक डिस्पोज। मतलब कि सिंपल बात है, इसका एम यही नहीं। देखो लीनियर इकोनॉमी में क्या होता है, हम रॉ मटेरियल लेते हैं, बनाते हैं, उसको डिस्पोज कर देते हैं प्रोडक्ट में, लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी में हम क्या करते हैं, देखो अभी मैंने बताया ये होता है। फाइन। लीनियर इकोनॉमी क्या रॉ मटेरियल बनाया, प्रोड्यूस किया, ठीक है, उसको यूज़ किया आपने और फिर बाद में उसको क्या करता है, डिस्पोज करते हैं। ठीक है, रीयूज़ इकोनॉमी में कहता है हम रॉ मटेरियल से कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको यूज़ करते हैं, फिर जो उसका नॉन रिसाइकेबल वेस्ट होता है उसको तो फेंक देते हैं, बाकी यूज़ करने के बाद जो रिसाइकेबल वेस्ट होता है उसको हम रिसाइकिल करते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी में हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, मतलब रॉ मटेरियल्स के थ्रू हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं, यूज़ करते हैं और फिर हम ऐसे रिसाइकिल करते रहते हैं। ठीक है, रिकमेंडेशन क्या है, सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, इस तरह की मटेरियल सैम्पलिंग लैब को सेटअप करना पड़ेगा अक्रॉस द रीजन, सो दैट हम क्या कर सकें, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसको हमें बार बार रीयूज़ करना है उसकी हम मटेरियल वैल्यू असेस कर सकें इन द एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट। इसके अलावा हमें क्या करना है, कुछ जो क्रिटिकल मटेरियल्स हैं उनकी कुछ सर्टेन परसेंटेज को हमें मैंडेटरी रखना होगा कि आपको उसको मैंडेटरी यूज़ करना फ्रॉम सेकेंडरी मटेरियल। इसके बाद हमें क्या करना है, रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी लेबलिंग करनी है, कुछ प्रोडक्ट्स को इको लेबल करना है। मतलब कि सिंपल बात ये है कि कोई प्रोडक्ट्स अगर मतलब कि रिसाइकल्ड हुए हैं, मतलब कि कोई दोबारा जो प्रोडक्ट बना है वो रिसाइकल प्रोडक्ट से बना है, तो उसको हम इको लेबल कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट हम क्या कर सकें, कंज्यूमर को अवेयर करा सकें कि आपको प्रोडक्ट्स की रिसाइकलिंग एस्पेक्ट से। ठीक है, आप देखना होगा, अगर आपने आई थिंक अगर आपने कभी देखा हो, कभी कभी क्या होता है, जो पॉलिथीन्स होते हैं ना उन पे लिखा होता है कि वेदर इट इज़ अ रिसाइकलेबल और नॉन रिसाइकलेबल। ठीक है, साइन बना होता है, ठीक है, ऐसे करके होता होगा, तो उससे आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो ये लेबलिंग की ज़रूरत है। इसके अलावा हमें क्या करना है, हमें एक टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है, सो दैट हम क्या कर सकें, मैक्सिमम जो मतलब कि जो फाइनली जो प्रोडक्ट है जिसको आपने यूज़ कर लिया और आप डिस्पोज करना चाह रहे हो, तो उस पर्टिकुलर मटेरियल के मैक्सिमम क्या कर सके, उसमें से एक्सट्रैक्शन कर सकें थ्रू सम टेक्नोलॉजी। अब जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी तो आप ज़्यादा अमाउंट ऑफ में क्या कर सकते हो, वहाँ से मटेरियल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो थ्रू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ट्रांसफर, इनोवेटिव फाइनेंस मैकेनिज्म एंड द स्कीम। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स कंप्लीशन ऑफ नेशनल डाटाबेस फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एट द अर्लीस्ट। ठीक है, तो गाइस अगेन गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगी। अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जल्दी से जल्दी इसका डाटाबेस आप बना के दो। ठीक है, तो जो नेशनल डाटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स है, ये जो डाटा बनाता है, कौन बनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट बनाती है। जो हमारी इंडिया में कितना ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वे में डाटा रखती है, इंक्लूडिंग जो भी बंदा बिल्डिंग मटेरियल में हो, मतलब बिल्डिंग सेक्टर में हो या फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हो या फिर माइग्रेंट वर्कर्स हो, जो भी आधार के साथ लिंक्ड है। ठीक है, तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर आपको पता ही होगा, जो इस तरह में काम करते हैं, ऐसे कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे 10 या उससे कम लोग क्या करते हैं, 10 से कम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयड हो, तो वहाँ पे जो भी वर्कर काम करते हैं उन्हें अनऑर्गेनाइज्ड बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या क्या करेंगे, इन जो लोगों का हम लिस्ट बनाएंगे तो उनमें हम नेम होगा, डिटेल होगा, ऑक्यूपेशन,
एड्रेस, ऑक्यूपेशन टाइप क्या है, एजुकेशनल उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या स्किल्स हैं, क्या फैमिली डिटेल्स है, तो इस डाटाबेस में ये सब होगा ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्कर। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या होगा, मतलब अगर हमारे पास ये डाटाबेस बन जाएगा तो हमारे इसका क्या यूज़ होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी इस पर्टिकुलर अगर डाटा में जिन जिन लोगों का नाम होगा तो उनको हम क्या कर सकते हैं, जो भी सोशल सिक्योरिटी या जो भी वेलफेयर स्कीम्स चलाई जा रही हैं सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो हम उनको डिलीवर कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स स्पेशली जो माइग्रेंट वर्कर्स हो गए, उनको जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको हम क्या करेंगे, उनके पूरे करेंगे। ठीक है, सो दैट हम उस तरह से पॉलिसीज़ बनाएं अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल डाटा सच एज ऑक्यूपेशन स्किल। मतलब कि अगर हमें पता चलेगा कि पर्टिकुलर बंदा है उसको अपनी आगे नौकरी नहीं मिल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग इस तरह से क्या बनाएंगे, पॉलिसीज़ बनाएंगे, स्कीम्स बनाएंगे, सो दैट हम उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, इसके अलावा हम वर्कर की हेल्प करेंगे कि आप अपनी स्किल्स की डिटेल शेयर करो, सो दैट हम उनको उसकी स्किल के अकॉर्डिंग उनको प्रोवाइड करा सकें वैसा वर्क। ठीक है, इसके अलावा ये कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस गवर्नमेंट को दिया जाएगा, सो दैट हम कोई भी आगे आने वाली नेशनल क्राइसिस जैसे कोविड हो गया उसको हम टैकल कर सकें। फाइन, नेक्स्ट इसके अलावा और क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, सो दैट हम माइग्रेंट्स की हेल्प कर सकें। एक आई थी गरीब कल्याण रोजगार अभियान, एक आई थी प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। ठीक है, स्वनिधि स्कीम आपको पता होगा मेनली जो जो होते हैं जो रेडी ठेला लगाते हैं ना, उनके लिए आई थी। इसके बाद आत्मनिर्भर भारत आया, प्रधानमंत्री गरीब रोज कल्याण योजना आया, वन नेशन वन राशन कार्ड आया, फाइनेंशियल असिस्टेंस हमने तो बिल्डिंग एंड द अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर। ठीक है, अब आपको पता होगा माइग्रेशन क्या होता है, अगर कोई बंदा टेम्परेरी मूव हो रहा है अपने जहाँ पर रह रहा है फ्रॉम द यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस, या तो इंटरनल या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर्स, उसको हम माइग्रेशन बोलते हैं। 2020 में इंडिया में नियर अबाउट ऐसे 600 मिलियन माइग्रेंट्स हैं, मतलब ठीक है। रीज़न लोग माइग्रेट क्यों करते हैं, बिकॉज अर्बनाइजेशन की वजह से, मैरिजेस में जो लड़कियां इधर से उधर जाते हैं ससुराल, स्किल्स की वजह से, एजुकेशन जॉब्स के लिए, हेल्थ केयर, हाउसिंग एंड मैनी अदर रीजन। ठीक है, कोविड की वजह से लॉकडाउन हो तो काफ़ी जो माइग्रेंट्स हैं उन्हें अपनी सिटीज़ जो वहाँ पे रह रहे थे, जो किसी और सिटी में रहते, तो उनको फोर्सफुली माइग्रेट होना पड़ा वापस अपने रूरल एरिया में। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है इन्फ्लेशन टारगेट्स बिलो 6% में कोस्ट ग्रोथ, आरबीआई स्टडी। देखो भाई ये जो न्यूज़ है अगेन इकोनॉमी में कवर होगी। आपको पता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग कैसे किया जाता है, हमने वैसे डिस्कस किया हुआ है। तो अभी क्या है, अगर इन्फ्लेशन का टारगेट हम देखो, हमने क्या बोला हुआ है, मैंने आपको एक बार पहले बताया होगा कि अगर इन्फ्लेशन होती है मतलब महंगाई बढ़ती है तो वो माना जाता है कि इकोनॉमी के लिए अच्छा है, ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर होता है। लेकिन अगेन एक हद तक बढ़े तो ही पॉजिटिव इंडिकेटर होता है। तो इसने ये बोला कि अगर 6% से कम रहती है इन्फ्लेशन तो ही वो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, नहीं तो वो बेकार हो सकती है। फाइन, तो अभी क्या इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम होती है। सिंपल बात है, जो हमारा आरबीआई है, सेंट्रल बैंक होता है, वो क्या करता है हर 4 साल में इन्फ्लेशन टारगेट करता है कि अगले 4 साल में कितनी महंगाई हो सकती है। ठीक है, जैसे अभी उसने 4% सेट कर दी, +-4%, +-2%, मतलब कि 4% है तो 2% भी हो सकती है, 6% भी हो सकते हैं। फाइन, तो ये होता है। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम है, जो जहाँ पे जो हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है जैसे आरबीआई होता है, वो क्या करता है मीडियम टर्म के लिए क्या करता है, एक इन्फ्लेशन टारगेट को सेट करता है और इस रेट को क्या करता है, पब्लिश करता है। ठीक है, और इन्फ्लेशन टारगेटिंग का काम किसके द्वारा किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा किया जाता है, जिसका काम ये होता है कि वो इन्फ्लेशन रेट को 2 से 6% तक मेंटेन करके रखे। क्योंकि अगेन मैंने आपको बोला, ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी वो हमारी इकोनॉमी के लिए भी अच्छी नहीं होगी, और कम होगी 2% से कम तो वो भी अच्छा इंडिकेटर नहीं है। ठीक है, इस टारगेट को हमने 2016 में अडॉप्ट किया था 5 साल के लिए, किसकी रिकमेंडेशन पे, उर्जित पटेल पैनल की कमेटी पे, और फिर हमने यही सेम टारगेट हमने एक्सटेंड किया अगले 5 साल के लिए। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, इससे हम क्या करते हैं, इन्फ्लेशन वोलेटिलिटी को रिड्यूस करते हैं, मतलब कि एकदम से इतना भी ज़्यादा ओवर प्राइस महंगी ना हो जाए। इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट मतलब कि अगर एकदम से चीज़ों के प्राइस महंगे हो जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट जो कस्टमर पर पड़ेगा वो भी इतना ना हो। ठीक है, और हम क्या कर सकें, इन्फ्लेशन जो एक्सपेक्टेशंस है उससे एक तरह हम मतलब कि रहें, मतलब कि देखो आरबीआई ने पहले ही टारगेट सेट कर दिया तो इससे लोगों को पता रहेगा कि हाँ इतनी महंगाई हो सकती है। ठीक है, इशूज़ क्या इन्फ्लेशन टारगेट से, सबसे पहले क्या है, इंडिया क्या करता है अपनी जो कॉन्स्टेंट पॉलिसी इंटरवेंशंस की वजह से क्या करता है, अपने इन्फ्लेशन टारगेट को 6% तक नीचे नहीं रख पा। ठीक है, इंडिया एक्सपोजेस इटसेल्फ टू द नीड फॉर कॉन्स्टेंट पॉलिसी इंटरवेंशंस इफ इट टारगेट एंड इन्फ्लेशन रेट बिलो 6%। मतलब कि अगर हमें चाहे कि 2 से 6% ही इन्फ्लेशन चाहिए तो इंडिया को बार बार कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ ना कुछ स्कीम्स लानी पड़ेगी या फिर गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसके अलावा लो इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन मतलब कि महंगाई ज़्यादा नहीं पड़ती तो इसका मतलब ये होता है कि जो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड है वो लोअर है जितनी कंपैरेटिवली होनी चाहिए। ठीक है, लो डिमांड की वजह से थोड़ा बहुत रिसेशन भी आ सकता है और अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है। ठीक है, और इसकी वजह से स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो सकती है और लोगों की जो वेजेस हैं वो भी डिप्रेस हो सकते हैं। अभी क्या ड्यू टू द मॉनेटरी पॉलिसी
जो फोकस किया जा रहा है इन्फ्लेशन पे। इसके अलावा और भी काफ़ी पैरामीटर्स होते हैं, जैसे रेशो फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी, करंट अकाउंट डेफिसिट टू जीडीपी। तो इसमें क्या मतलब कि सिंपल बात है कि हम क्या करते हैं, जो हमारे और मैक्रो पैरामीटर्स हैं उन पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का जो फोकस है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, उस पर इतना ध्यान नहीं रह पाता और लोग उतना काम नहीं कर पाते, जिस वजह से हम अपना टारगेट मिस कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस आज का क्वेश्चन ये है कि आप मुझे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की पूरी कंपोजिशन बताओगे, किसके द्वारा इसको हेड किया जाता है, ये सब बताओगे। फाइन, नेक्स्ट है और किस मिनिस्ट्री के अंडर ये काम करती है। नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ इन 5 स्टेट्स 99453 चिल्ड्रन वेंट मिसिंग बिटवीन जनवरी टू जुलाई 2020 रिपोर्ट। ठीक है, तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी सोशल इश्यूज़ में कवर होगी। अभी बताया है कि इन 6 महीनों के बीच में जनवरी से जुलाई 2020 के बीच में 5 राज्यों में से नियर अबाउट 9,500 बच्चे क्या हुए, मिसिंग हुए हैं। ठीक है, और ये 5 स्टेट कौन कौन सी है, दिल्ली है, इसके अलावा इसके 4 स्टेट्स साथ रखती हैं, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। ठीक है, और जो चाइल्ड जो मिसिंग हुए हैं तो उनकी डिफाइंड पर्सन, मतलब कि अब देखो चाइल्ड है, चिल्ड्रन की डेफिनेशन भी अलग अलग एक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग, किसी में 18 साल से कम मानते हैं, किसी में 14 साल से कम मांगते हैं, किसी में 15 या 16। ठीक है, ये आपको पता होगा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो गया, पोक्सो एक्ट हो गया, या फिर जो लेबर्स एक्ट हो गया, इन सब के अकॉर्डिंग क्या है, चिल्ड्रन की डेफिनेशन को अलग अलग डिफाइन किया, और ये आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो मिसिंग चाइल्ड इसमें वो पर्सन है जिसकी एज 18 साल से कम है और उसके बारे में उनके पेरेंट्स को नहीं पता है, ना लीगल गार्डियंस को पता है, या फिर जिन बच्चों को उसकी कस्टडी दे रखी है उन लोगों को नहीं पता कि वो चले कहाँ गए। ठीक है, किस सर्कमस्टांसेस से गए ये भी नहीं पता कि क्यों मिस कैसे हुए। ठीक है, वो चाइल्ड मिस मतलब ऐसा माना जाता है कि हर एक 8 मिनट में एक बच्चा मिस होता है, और मोस्टली क्या होते हैं, गर्ल्स ही मिस होती हैं। आपको पता है क्यों होती हैं। ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं, लोग ट्रैफिकिंग करते हैं बच्चों की। ठीक है, या फिर जेंडर या हेल्थ डिसेबिलिटी के बेसिस पे। ठीक है, या फिर बच्चों की चोरी इसलिए होती है पर्सनल रीजंस की वजह से, नेचुरल कैलामिटीज़, मतलब कि कहीं पे डिजास्टर आ रहा है तो लोग मतलब कि इधर उधर गुम हो जाते हैं बच्चे, या फिर कोई रिलीजियस बिलीफ्स की वजह से कई लोग अपने बलि भी दे देते हैं। ठीक है, चैलेंजेस क्या आते हैं, मतलब अगर कोई बच्चा मिस हो जाता है, हम रेस्क्यू कैसे करें, इसको रिहेबिलिटेशन क्यों नहीं हम करा पाते, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। देखो पहली बात क्या है, जितने बच्चे जितने भी मिसिंग हुए, अब बता तो देना 9,500, लेकिन जो फिगर्स होते हैं हमेशा अंडर रिपोर्टेड होते हैं। जैसे हम देखते हैं कोविड के केस डेली कितने आ रहे हैं, तो एक्चुअल में वो अंडर रिपोर्टेड होती हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं क्या है, डिफरेंट ऑफिसर्स में क्या है, नॉन कॉपरेशन नहीं है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, हम मिसिंग चिल्ड्रन को कैसे ट्रेस करें, वो मैकेनिज्म काफ़ी वीक है, जिसकी वजह से चिल्ड्रन की फैमिलीज़ हैं वो कभी भी मतलब कि पुलिस की हेल्प को प्रायोरिटी नहीं समझती। इसके अलावा काफ़ी जो बच्चे रेस्क्यू किए जाते हैं उनको अपने पेरेंट्स के एड्रेस तक नहीं पता होता, डिटेल्स तक नहीं पता, क्योंकि वो छोटे होते हैं। अब क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं सो दैट हम इस सिचुएशन को एड्रेस कर सकें। सबसे पहले खोआ पाया पोर्टल स्टार्ट किया गया सो दैट हम क्या कर सकें, जो मिसिंग चाइल्ड है उस बच्चे की इन्फॉर्मेशन अपलोड कर सकें। इसके अलावा हमें प्रोटेक्ट करना होता है अंडर द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ में पढ़ते हैं हम, एक सेकेंड। RBI इशूज़ गाइडलाइंस फॉर अमेलगमेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स विद स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। देखो अमेलगमेशन का मतलब कि मर्ज करना या तो कंबाइन करना। ठीक है, तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी अगेन इकोनॉमी में, तो आज आप देख रहे हो इकोनॉमी से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ कवर आ रही है। अभी क्या देखो, आपने देखा होगा कितने कितना डिफरेंट बैंक्स को कंबाइन करते रहते हैं, मर्ज करते रहते हैं। तो अभी बात करिए किस तरह से हम जो डिस्ट्रिक्ट पे जो कोऑपरेटिव बैंक्स है और जो स्टेट के कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको किस तरह से मर्ज करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो RBI ने गाइडलाइंस इशू करी हैं आफ्टर जब कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्या किया है, अप्रोच किया है RBI को कि किस तरह से हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको मर्ज कर सके किसके साथ, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ, 2 टायर शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, देखो ये जो रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके 2 अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। मतलब कि देखो जो शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर, देखो नाम से समझ में आ रहा होगा, शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर, ये मोस्टली आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए क्या करते हैं, स्पेशली फार्मर्स और रूरल आर्टिसंस, मतलब कि किसी भी जो आपको पता है मतलब कि आर्टिसंस होते हैं, रूरल आर्टिसंस, उनको क्या करते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए क्या करते हैं, कुछ वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड करते हैं या फिर क्रॉप के लिए लोन्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और जो लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर, अगेन आपको नाम से समझ में आ रहा है, ये क्या करते हैं, मेनली आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म लोन्स देते हैं सो दैट आप अपनी एग्रीकल्चर, रूरल इंडस्ट्रीज या हाउसिंग में क्या कर सको, इन्वेस्ट कर सको। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, मतलब कि रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट भी 2 तरह से होता है, एक तो शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन देते हैं, एक लॉन्ग टर्म के लिए लोन देते हैं। ठीक है, अब हम क्यों चाह रहे हैं कि हमें मतलब कंबाइन करना चाहिए, मर्ज करना चाहिए। सबसे पहले हम क्या चाह रहे हैं कि रूरल लोगों को क्या कहीं ना कहीं क्रेडिट की कमी रहती है, तो हम उनका क्रेडिट सिस्टम को ज़्यादा अच्छा बना सके, रोबस्ट बना सके। इसके अलावा हम बैंक को अलाउ कर सकें कि वो किसी भी अदर कमर्शियल बैंक के जैसा काम कर सकते हैं। इसके अलावा हम बैंक्स को इनेबल कर सकें कि वो बेटर वे में ह्यूमन रिसोर्स मैनेज कर सके और टैक्स मैनेज कर सकें। ठीक है, RBI ने क्या किया, एमलगमेशन के लिए कुछ प्रपोजल्स को कंसीडर किया है। ठीक है, अगर कुछ कंडीशन फुलफिल हो जाती है, मतलब कि अगर उसने कुछ कंडीशंस लगा दी, टर्म कंडीशंस, अगर वो फुलफिल हो जाती है तो RBI बोलेगा ठीक है तो हम मर्ज कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो प्रपोजल बनाएंगी जिसमें वो क्या बताएंगी कि हमें जो हम मर्ज कर रहे हैं
तो क्या क्या कंडीशंस हैं, ठीक है। उसके अलावा जो भी स्कीम है अमलगमेशन की वो फिर अप्रूव किया जाएगा बाय द मेजोरिटी ऑफ द शेयर। आपको पता है कोऑपरेटिव बैंक्स में क्या होता है, मेनली जो वहाँ के जो ओनर्स होते हैं वही उनके क्या होते हैं, मतलब कि शेयर्स होते हैं वही उनके ओनर्स होते हैं। मतलब कि वो खुद ही लाइक सपोज करो हर बंदे ने 100 डाल दिया, 500 रुपये डाल के वो बैंक खोल दिया और वो अपने आप ही उसमें से लोन ले लेते हैं, ठीक है। कस्टमर ही ओनर होते हैं। तो उसमें क्या जाएगा, उस जो शेयर होल्डर्स होते हैं मेजोरिटी वो उनको अप्रूव कर देंगे और फिर ये प्रपोजल होगा तो स्टेट गवर्नमेंट को वो क्या करेगा, एग्जामिन किया जाएगा और नाबार्ड रिकमेंड करेगा, ठीक है। अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 जो इन बैंक का जो अमेलगमेशन होता है वो आरबीआई के द्वारा सैंक्शन किया जाएगा। अब आप गाइस देख सकते हो जरा थोड़ा सा स्ट्रक्चर किस तरह से होता है कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन का। एक होता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, एक रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन होता है। ये मैं आपसे डिस्कस चुकी हूँ। रूरल में 2 होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं, एक लॉन्ग टर्म के लिए देते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए भी कौन कौन से होते हैं, एक होता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी होते हैं। और जो लॉन्ग टर्म के लिए देते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक है स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं और एक होते हैं प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। फाइन। अब हम बढ़ते अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे। सबसे पहले है सिलेक्शन ऑफ सीबीआई चीफ। अभी के रिसेंटली एक हाई पावर्ड कमेटी है जिसको चेयर किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। उन्होंने क्या किया है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के न्यू डायरेक्टर को सिलेक्ट किया। इसके अलावा जो इस पैनल में 2 और मेंबर्स थे, मतलब कि ये जो कमेटी थी जिसने सीबीआई के डायरेक्टर को जो क्या किया है, सिलेक्ट किया है, उस कमेटी को चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर थे और 2 मेंबर्स कौन कौन थे, लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ठीक है। सीबीआई आपको पता है सभी हमारी कंट्री का जो सिविल केसेस होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करती है और ये ऑर्गेनाइजेशन किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। तो आपको पता होना चाहिए ये इसके अंडर आता है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था अंडर द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। नेक्स्ट है चाइना CEEC, दैट इज द सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज 17+1 ग्रुप। अभी क्या है, देखो सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं इसका एम क्या था। अभी क्या तो चाइना 17+1 ग्रुप में से लिथुनिया ने क्या कर दिया, क्विट कर दिया इस फोरम से। किसके साथ, विद सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स दैट इंक्लूड्स अदर यूरोपियन यूनियन मेंबर्स। अब इसका नाम क्या कर दिया 16+1, क्योंकि अभी क्या था 17+1 और एक कंट्री ने क्विट कर दिया तो अब इसका नाम 16+1 हुआ था। ये जो 17+1 इनिशिएटिव था वो चाइना के द्वारा चलाया गया एक फॉर्मेट था जो 2012 में फाउंडेड किया गया था, कहाँ पे, बुडापेस्ट में, ठीक है। इस इनिशिएटिव में 12 यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स भी इंक्लूड थे और 5 बल्कन स्टेट्स भी थे, ठीक है। अब गाइस आप मुझे 5 बल्कन स्टेट्स के नाम भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। पहला था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की कंपोजिशन और कौन इसको चेयर करता है। सेकंड है बल्कन स्टेट्स, ये जो 5 है कौन कौन सी है। इसका एम ये है कि हमें क्या करना है, अपनी कोऑपरेशन को एक्सपेंड करता है बिटवीन बीजिंग एंड द सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, सो दैट हम उनके साथ इन्वेस्टमेंट प्रमोट कर सकें, ट्रेड भी प्रमोट कर सकें, सो दैट हम इस रीजन को डेवलप कर सकें। इस प्लेटफॉर्म को ये देखा जाता है कहीं ना कहीं क्या है, चाइना अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कहीं ना कहीं एक्सटेंड कर रही है। इसको इस नज़र से देखा जाता है क्योंकि ये चाइना के द्वारा ही स्टार्ट किया हुआ इनिशिएटिव है। नेक्स्ट है बीट डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, दैट इज़ द 8110। अभी क्या नॉर्मल मानसून प्रेडिक्ट किया गया इस साल, तो स्टेट ने क्या किया, सेंटर को लिखा है कि एक बीट डिस्ट्रिक्ट फॉर्मूला आप रन करो सो दैट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, ठीक है। इस प्लान के अंडर क्या आएगा, जो इंश्योरेंस का जो पोटेंशियल लॉसेज है उनको रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। मतलब क्या, जो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, जो भी क्लेम्स, मतलब कि अगर सपोज करो, आपको पता है ना इंश्योरेंस क्या होता है, जैसे क्रॉप इंश्योरेंस कराया, तो अगर कहीं इंश्योरेंस में 110% से ज़्यादा क्लेम है तो वो कलेक्ट किया जाएगा टू इंश्योरेट द इंश्योरेंस फॉर लॉसेस, ठीक है। इसमें जो प्रीमियम सरप्लस होगा 20% से एक्सीड होगा ऑफ द ग्रोस प्रीमियम, जिसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिफंड किया जाएगा बाय द, मतलब इंश्योरर जो है, जिसने इंश्योरेंस कंपनी है वो उसको रिफंड करेगी किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। नेक्स्ट है जीरो शेडो डे। अभी ये रिसेंटली क्या है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में जीरो शेडो डे आया है। ये एक ऐसा फिनोमिना है जब कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट की शेडो नहीं दिखती, ठीक है। बहुत ही रेयर फिनोमिना, ठीक है, समझ में आ गया। इस देखो नाम से समझ, ये जो फिनोमिना होता है हर साल 2 बार होती है, जब तो सन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट पर होता है इन ऑल द रीजन्स बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। मतलब हर एक जगह सन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट होता है, क्योंकि सन सबसे ज़्यादा ओवरहेड होता है, जिसकी वजह हर एक चीज़ की जो शेडो होती है वो बनती ही नहीं है, या फिर बनती है तो डिसअपियर हो जाती है, जिसकी वजह से जीरो शेडो डे बनता है। मतलब कि जीरो शेडो डे कहीं पर शेडो नहीं बनी। नेक्स्ट है येलो फंगस, आपने सुने होगा। अभी क्या ब्लैक फंगस एंड वाइट फंगस के बाद येलो फंगस खुद में एक फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन और ये भी फैटल हो सकता है, मतलब आपकी डेथ हो सकती है, डेडली हो सकती है, बिकॉज इसमें भी वही सिम्टम्स हैं जो और में आ रही हैं, ठीक है। येलो फंगस इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है अगेन कंटेमिनेटेड एनवायरनमेंट की वजह से, या फिर जो सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं क्या, मतलब कि कुछ इस तरह की चीज़ें इनहेल कर लेते हैं जो एनवायरनमेंट में ग्रो होती हैं, ठीक है। ब्लैक फंगस की तरह येलो फंगस का जो ट्रीटमेंट है वो इस इंजेक्शन को बताया गया, दैट इज़ अ एम्फोटेरेसिन B इंजेक्शन। येलो फंगस के सिम्टम ये है कि अगर आपको अपनी लॉस ऑफ एपेटाइट होश ना रहे,
आपकी आइज़ कुछ इस तरह से होगी, आपके वाउंड स्लोली हील हो रहे हैं, लिथार्गी एंड वेट लूज। नेक्स्ट है शाही लीची। अभी क्या है, जो जियोग्राफिकल इंडिकेटर प्रोडक्ट है शाही लीची, ये बिहार से है, उसको यूनाइटेड किंगडम में एक्सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा और जो GI टैग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं बिहार के, ये आपको पता होना चाहिए वो कौन कौन से हैं। जरदाली मैंगो, कटारनी राइस एंड मगाही पान। और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, लीची का, वर्ल्ड में आफ्टर चाइना। और इंडिया में भी सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट प्रोड्यूस करती है लीची, बिहार करती है इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द लीची, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको मतलब कि वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।